चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंटिया। आई होप तुम सब बहुत अच्छे होगे। ठीक है, तो आज हम सेल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप कि तुमको लास्ट वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा और तुम सभी बच्चों ने वो सारा लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, हैंड रिटन नोट्स जो होंगे मैं जल्द से जल्द उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी तुमको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जस्ट 1 और 2 डेज़ का हमको टाइम दो, मैं हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चंस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट 1 और 2 डेज़। एक्चुअली सिंपल सा क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली बस बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर किसी को सोल्यूशन पता हो मुझे बता देना ज़रूर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि जो मेरे PDF नोट्स हैं, एक्चुअली मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बना के कैसे वहाँ पर डाल दूँ। ठीक है, तो छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत ही माइनर सा प्रॉब्लम है, मैं उसको जल्द से जल्दी शॉर्ट आउट करके वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डाल दूँगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम सेल के बारे में और चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या जानने वाले हैं, देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कवरीज़ के ऊपर हमने बात करी थी। ठीक है, डिस्कवरीज़ के ऊपर बात करी। आज हमको, अब हम डिस्कवरी जान ली, हमने जाना था कि भाई रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि भाई जो उससे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था, सेल वॉल को देखा था, हमने सेल थ्योरी देखी थी, शील्डन एंड स्वान के बारे में जाना था, मैंने एनिमिकुलस के बारे में तुमको बताया था। ठीक है, दूसरा, और हमने क्या जाना था, हमने जाना था रुडोल्फ विर्को के बारे में, हमने जाना था ओमनिस सेलुला ई सेलुले के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आई होप कि मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रिकॉल करा पाया हूँगा। थोड़ा बहुत इसको ज़रूर रिवाइज करना और हैंड रिटन नोट्स अपने पास रखना अगर तुमने बनाए हैं तो लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो अब देखो, जो सेल होता है वो 2 टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है वो बात करते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो पहले बने थे यूकैरियोटिक सेल से। ठीक है, अराउंड 3.5 बिलियन ईयर, अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर अगो हमको लाइफ ओरिजिनेट होती हुई दिखती है, किसमें, अर्थ पे। ठीक है, अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, हमको लाइफ ओरिजिनेट होती है का अर्थ पे। ठीक है, अच्छा, तो सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक मैंने बताया, यूकैरियोटिक मैंने बताया। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक क्या, कौन सा सेल होता है और यूकैरियोटिक कौन सा सेल होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में, एक मिनट रुको, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल नॉट इनक्लोज्ड इन एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, नॉट इनक्लोज्ड इन एनी मेम्ब्रेन, यहाँ पर किसी भी मेम्ब्रेन में जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज नहीं होता। ठीक है, और इसको हम नेकेड डीएनए भी कहते हैं, नेकेड डीएनए। ठीक है, और ऐसे इस टाइप के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड, तो किसी किसी किताबों में लिखा होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो तुम्हारे न्यूक्लियोइड की तरह प्रेजेंट होता है, नेकेड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो वो बात सही है कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस होगा तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, पोरस मेम्ब्रेन हमको देखने मिलेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पर दिखता नहीं है। हमको क्या दिखता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है ओपनली यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिसको, और उस पूरे जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, उस पूरे जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड, हम वहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा कंजेस्टेड सा हो गया है। ठीक है, एक्चुअली मैंने सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, मेरे को इसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रखना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक
और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, और यहाँ पे क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है। जब मैं तुमको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में भी जरूर बात, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियस को अच्छे से हर एक स्ट्रक्चर को हम जानेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लो कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमको 70S राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं, 70S राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर 70S एंड 80S राइबोसोम्स दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि जो 70S राइबोसोम्स है वो केवल प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लेकिन तुमको पता है यूकैरियोटिक सेल जो होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यूकैरियोटिक सेल में हमको दोनों ही 70S और 80S राइबोसोम देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि केवल साइटोप्लाज्म में क्या कौन से देखने के लिए मिलते हैं, केवल साइटोप्लाज्म में कौन से देखने मिलते हैं, तो साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? आई होप ये चीज़ तुमको क्लियर होगी। दूसरी हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसमें हम बात करें, यहाँ पर मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। भाई यहाँ पर कोई भी ऐसे ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे जिसमें क्या हो, मेम्ब्रेन हो, ठीक है। इसलिए तुमको प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल राइबोसोम्स ही देखने के लिए मिलते हैं, और राइबोसोम्स पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होते, नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं सेल के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं होंगे जिसके ऊपर क्या हो, मेम्ब्रेन हो, ठीक है। यहाँ पर मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल मिलेंगे तुमको, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, तो ये सारी चीज़ें जो देखने के लिए मिलेंगी मेम्ब्रेनियस देखने के लिए मिलेंगी। क्या यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होंगी, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम्स होंगे जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन तुमको नहीं देखने के लिए मिलेगी। क्लियर? ठीक है, राइबोसोम्स खासकर, ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, साइज की बात करें तो ये क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। ये क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। रिलेटिवली मैंने यहाँ पे बताया लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल इन साइज होते हैं और ये क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है। मतलब इसके मुकाबले क्या होते हैं, छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, प्रोकैरियोट्स की जब मैं बात करता हूं तो उसके अंदर मैं क्या बात करता हूं। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, ठीक है। ये डिफरेंस हमने बात कर ली कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के क्या डिफरेंस है। आई होप मतलब मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है, पर समझने की ट्राई करो, ठीक है। न्यूक्लियस, पहले मैंने बोला न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, 70S राइबोसोम होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, 70 एंड 80S दोनों राइबोसोम देखने के लिए मिलते हैं। अगर कोई पूछेगा साइटोप्लाज्म में कौन से होते हैं तो हम बोलेंगे 80S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये स्मॉल इन साइज होते हैं, ये लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं प्रोकैरियोट्स की बात करता हूँ तो मैं किंगडम मोनेरा की बात करता हूँ, ठीक है, किंगडम मोनेरा की बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मोनेरा किंगडम के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोटिक्स, देखो अभी तक हमने छोटी क्लासेस से क्या पढ़ा है कि बैक्टीरिया होता है, ठीक है। लेकिन देखो बैक्टीरिया के भी टाइप्स है, ठीक है, बैक्टीरिया के भी टाइप्स होते हैं। अब तुम बोलोगे हाँ भाई हमको पता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, कोको शेप होता है, ठीक है, स्पाइरल कॉमा शेप होता है, ये सारी चीज़ें हमको पता है, हाँ। लेकिन मतलब ये है कहने का कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर दो ग्रुप्स बनाए। मतलब मोनेरा जो था, मोनेरा एक किंगडम है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया गया, ठीक है। उसके अंदर भी क्या किया गया, क्लासिफिकेशन की गई, ठीक है। उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन की गई। बैक्टीरिया को भी, यहाँ मोनेरा को जो है दो पार्ट्स में हमने बांटा, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो था, अब बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, देखो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। देखो आर्की एक वर्ड का ही मतलब होता है एशिएंट, ठीक है। जो शुरुआत में बैक्टीरिया बने होंगे ना, जब अर्थ पे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस थी। देखो अर्थ जैसा आज तुमको दिखाई देता है, हमेशा से अर्थ ऐसा नहीं था, ठीक है। एक टाइम पर अर्थ पे क्या होते थे, केवल वोल्केनो इरप्शंस होते रहते थे, रिडक्शनल कंडीशंस थी, ठीक है। अभी रिडक्शनल कंडीशन पे नहीं जाते हैं, ठीक है।
वरना तुम लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट था जो काफ़ी एक्सट्रीम है। ठीक है, मतलब ये समझो कि आज हमारे अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो एक समय पे तुम सोचो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल था। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल था। तो ऐसे टेम्परेचर्स पे भी हमने देखा कि कुछ बैक्टीरियाज है जो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया उसको हम क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है थर्मोफाइल्स। जैसे तुम स्टार्ट करते हो पहले पन्ने पे लिखा हुआ है थर्मोफाइल्स। थर्मो वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, कहाँ लिखूँ, इसलिए मैं इस तरह से नहीं पढ़ाना प्रेफर करता। थर्मोफाइल्स, ठीक है, थर्मोफाइल्स। ठीक है, आई होप तुमको ये विजिबल है। हाँ देखो, थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, थर्मोफाइल्स, थर्म का मतलब होता है हीट, फाइल्स का मतलब हो गया लविंग। ठीक है, हीट लविंग बैक्टीरियाज। ठीक है, हीट लविंग बैक्टीरियाज। ठीक है, ऐसे बैक्टीरियाज या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरियाज या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो हाई हीट पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। अब एक चीज़ समझो, क्या सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स होते हैं? क्या थर्मोफाइल्स और आर्की बैक्टीरिया सिनोनियम्स है? ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्या सारे थर्मोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया हैं? ठीक है, नहीं। ठीक है, ना तो सारे आर्की बैक्टीरिया सारे थर्मोफाइल्स होते हैं और ना ही सारे थर्मोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, क्लियर? आर्की बैक्टीरिया जो है अलग अलग टाइप के हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोई होते हैं जो हाई एसिड, हाई सेलिनिटी पर, मतलब हाई एसिडिक कंडीशन में वहाँ पर क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हमको आर्की बैक्टीरियाज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया एक्चुअली एक्सट्रीमोफाइल्स है। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब हो गया जो एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी अपने एक बैक्टीरिया जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं वो हम बैक्टीरियाज हम जानते ही हैं, जैसे डॉट शेप बैक्टीरियाज हैं उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, अभी डिटेल में हमें केवल बैक्टीरिया तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, देखो दूसरा जो एक और डिफरेंस है जो मैं थोड़ा सा लेवल अप जो करना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो ध्यान रखें। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। बच्चे बोलेंगे कि भाई देखो ये एनसीईआरटी में नहीं, तो मैंने एक चीज़ पहले ही क्लियर की है कि सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मेरे लेक्चर जो होता है उन सभी बच्चों को कवर करता है जो कि सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स देंगे, जो बच्चे ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स देंगे, उन सबको कवर अप करता है। ठीक है, और जो बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको भी कवर करता है। ठीक है, और मैं कुछ भी ऐसा हाई लेवल नहीं दूंगा तुमको, ऐसा नहीं दूंगा जो बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स हो। मैं तुमको कोई 11th का नहीं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस छोटी सी मैंने चीज़ बताई जो तुमको याद रखनी है कि बैक्टीरिया जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन द आर्की बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया, इसको यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, जब हमने बैक्टीरियाज के हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने पाया था कि भाई कुछ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है बिल्कुल ही अलग है कुछ बैक्टीरिया से। तो इसलिए इसी तरह इसी बेस पे हमने क्लासिफाई कर दिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। पहले हम एक में ही पढ़ते थे। ठीक है, आई होप इतनी बात तुमको क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखो आगे हम बात करते हैं यूकैरियोट्स पे। ठीक है, यूकैरियोटिक की जब हम बात करते हैं तो देखिए यूकैरियोटिक में, ठीक है, यूकैरियोटिक में, ठीक है, इसको मिटा दूँ मैं, इसको एक बार लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा दूँ। काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है ये, काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है, काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा था। ठीक है, तो
जब मैं यूकैरियोट्स की बात करता हूं तो यूकैरियोट्स में हमारे पास आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो यूनिसेलुलरिटी एंड मल्टीसेलुलरिटी की बात जो है हम यूकैरियोट्स के लिए ही करते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की तो बात करना ही बेकार है, मतलब प्रोकैरियोट्स के लिए बात करना कि भाई तुम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर मतलब बेइज्जती ही करने वाली बात है एक तरह से। भाई वो एक ही है ना, वो तो प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। उसका न्यूक्लियस तो डेवलप हो नहीं रहा है, तुम मल्टीसेलुलरिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो मल्टीसेलुलरिटी की कोई बात होती नहीं है, ठीक है। यूकैरियोट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है, मल्टीसेलुलर का क्या मतलब होता है? देखो यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे यूकैरियोट्स जो कि एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। और जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। मतलब एक तरह से ये है कहने का, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो यूनिसेलुलर होंगे और कुछ जो होंगे मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर में हमारे पास आ गया कॉलेरा और काइलोमेडोनास, अमीबा और ईस्ट, ठीक है। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हमने 8th क्लास में तो ये सारी चीज़ें सुनी ही नहीं थी, 9th क्लास में एकदम से इतने सारी चीज़ें क्यों आने लगी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। देखो अब तुम लोग 9th में आ गई हो, ठीक है। कुछ चीज़ें तो यहाँ से बदलेंगी, ठीक है। हम 8th क्लास जैसा नहीं चलेगा। कुछ बच्चे स्कूल में होते हैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा दिए जाते हैं एंड दैट्स वो इनफ हो जाता है उन बच्चों के लिए, वो अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। 9th क्लास में स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, टीचर्स के पास एग्जाम्पल है पेपर देने के लिए, टीचर के पास सैम्पल पेपर्स होंगे, टीचर के पास अपना कुछ मटेरियल होगा, ठीक है। टीचर्स के पास और अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो रेंज बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करें जिसमें हमारे नंबर आए, ठीक है। देखो उसका सिंपल सा है, सबसे पहले तुम अपने थ्योरी को बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। तुमको थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक बार तुम थ्योरी इंटरेस्ट से लेकर डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद सबसे पहले एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी के बाद एग्जाम्पलर, ठीक है। और उसके बाद अगर समय मिले तो सैम्पल पेपर पे जाओ, ठीक है। सैम्पल पेपर पे जाओ और जो मैं तुमको वर्कशीट दे रहा हूँ उसको करो, टेक्स्ट इनफ, इतना इनफ है बहुत, ठीक है। इवन अगर तुमने मेरे लेक्चर्स भी बहुत ध्यान से सुन लिए तो तुम कोई भी सवाल यूं ही लगा के ले जाओगे, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो तुम नहीं लगा पाओगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोलेरा, काइलोमेडोनास, अमीबा और ईस्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, एल्गी हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ अभी तुम केवल रट लो इन एग्जाम्पल्स को रट लो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अभी घबराने वाली बात नहीं है, अभी तुम लोग 9th में आए हो, ठीक है। तो परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर में तुमको ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि मल्टीसेलुलर, जैसे ह्यूमंस, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, इवन 5.5 मिलियंस तो हमारे पास अराउंड क्या है आरबीसी ही है, ठीक है। वो भी पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, ठीक है, पर डेसीलीटर और माइक्रोलीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक हमारी बुक में और दे रखा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मतलब होता है विच होल्ड स्टेन, ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन होल्ड कर लेते हैं। एक स्टेन यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट स्टेन, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट स्टेन, ये स्टेन यूज किया जाता है, ठीक है। इससे क्या ये जो वायलेट कलर का स्टेन होता है, अगर एक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। एक बैक्टीरिया की कॉलोनी, मैंने उन दोनों पे क्या डाल दिया, क्रिस्टल वायलेट स्टेन डाल दिया, भाई वो दोनों क्या हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे, वायलेट कलर के हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर मैं उस पर क्या डालता हूँ, अल्कोहल, ठीक है। तो जैसे ही मैं उस पर अल्कोहल डालता हूँ, ठीक है, तो एक जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो फिर भी अपना कलर होल्ड करते हैं, उस अल्कोहल डालने से कलर नहीं छोड़ते, ठीक है, वो होल्ड करते हैं। तो जो होल्ड करते हैं वो उसको बोलता हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं होल्ड करते उसको बोलता हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और भी क्या, अब ये ऐसा होता क्यों है, इसका सवाल का जवाब तुम लोग मेरे को दोगे कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा। और जो बच्चा कमेंट में मेरे को बताएगा कि क्यों होता है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी, हम सोच के बताएंगे कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले मेरे को ज़रूर बताना कि ये जो फिनोमेना है ऐसा क्यों होता है। मैंने तुम्हें बता दिया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो जो स्टेन होल्ड करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो स्टेन होल्ड नहीं करता है, और स्टेन मैंने बता दिया क्रिस्टल वायलेट स्टेन करता है,
ठीक है। एक और सवाल दूसरा मैं बता दूं कि अगर हम जब भी तुम किताबों में देखते हो तो एक जो स्टेन जो दो तरह की पिक्चर्स दिखती है हमको, एक होती है पर्पल कलर की दिख रही होती है और एक थोड़ी सी पिंक कलर की दिख रही होती है। इस पे लिखा होता है ग्राम नेगेटिव और इस पे लिखा होता है ग्राम पॉजिटिव। तो अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, ये बहुत ही मतलब जब इसने कलर होल्ड ही नहीं किया तो फिर यहाँ पे पिंक कलर कैसे आया और यहाँ पे पर्पल कलर कैसे आया? क्या बुक में पिक्चर गलत दी हुई है? क्या है इसका राज? मतलब मेरे को ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बात करनी है मेम्ब्रेन्स के बारे में। एक सेकेंड, कैमरा चेक कर लें। बस 2-3 मिनट मेरे को और दो। ठीक है, 2-3 मिनट और। मेम्ब्रेन्स जो है, मेम्ब्रेन क्या होता है? देखो, हमने जब सेल की बात करी थी, जो हमने आउटर बाउंड्री की बात करी थी, आउटर बाउंड्री। तो जो आउटर बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री होती है उसको मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, देखो मेम्ब्रेन किसी भी चीज़ की एक बाउंड्री है, किसी भी चीज़ की क्या है? बाउंड्री है। तो देखो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, देखो किस किस टाइप की मेम्ब्रेन हो सकती है। देखो फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन हो सकती है। देखो फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? देखो एक ऐसा दरवाजा, जैसे कोई दरवाजा मैं बना दूं, अब वो खुला हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी आ रहा है जा रहा है, वो क्या है मतलब उस दरवाजे का होना ना होने का कोई मतलब नहीं है। वो खुला ही हुआ है तो दरवाजा वहाँ हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी अंदर जाएगा आएगा। ठीक है, तो ऐसी बाउंड्री को क्या बोल सकता हूँ? फ्रीली परमेबल बाउंड्री या फिर फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। और ये होती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े होल्स होते हैं जिसमें से कुछ भी अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। तो सेल वॉल इज अ फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेकंड कैमरा चेक करें। ठीक है, तो ठीक है, कैमरा बढ़िया चल रहा है हमारा। ठीक है, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है अंदर या फिर बाहर जाने के लिए। ऐसी मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इससे रिलेटेड एक टॉपिक हमको पढ़ना है, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, अभी इतना जानो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे कि टोनोप्लास्ट। इवन अगर तुम एक आलू ले लो, एक पोटैटो ले लो, उसको हॉलो कर लो। ठीक है, हॉलो पोटैटो ले लो एक। ठीक है, तो ये जो हॉलो पोटैटो है ना, ये हॉलो पोटैटो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकता है। आ रही बात समझ में? क्लियर? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन वो होता है जो अलाउ मॉलिक्यूल सिलेक्टिवली। जैसे कि अब मैंने क्या करा, मेरी जो बाउंड्री है उस पर एक गार्ड को खड़ा कर दिया है। क्या कर दिया है? गार्ड को खड़ा किया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में वो गार्ड ने केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ किया। अब इसके अंदर अब जो गार्ड मैंने खड़ा किया है, अब जो मेरी बाउंड्री है ये छाट रही है, सिलेक्ट कर रही है कि कौन सा सॉल्यूट मॉलिक्यूल और कौन सा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कौन सा सॉल्यूट मॉलिक्यूल और कौन सा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मैं अंदर जाने दूंगा या बाहर आने दूंगा। मतलब सिलेक्शन चल रहा है, पूरा सिलेक्टिवली काम हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, अलाउ मॉलिक्यूल सिलेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, एक आर्टिफिशियल अगर तुमको एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखनी है तो हम देख सकते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड्स के थ्रू। कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है वो एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो क्लियर है? क्लियर? इसके अलावा बैक्टीरिया में, ठीक है, चलो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुमको। बैक्टीरिया में 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जब हम बैक्टीरियाज पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ाऊंगा डिटेल में तब मैं तुमको बताऊंगा कि बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। किसी स्टूडेंट को पता है तो ज़रूर मेरे को बताना कि कौन कौन सी लेयर्स होती है उसके अंदर। ठीक है, और इस सवाल का जवाब ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि भाई ऐसा क्यों होता है कि ग्राम पॉजिटिव, एक देखो, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमको स्कूल में पढ़ा दिया जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो क्या करता है,
भाई स्टेन को होल्ड करता है पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, नेगेटिव बैक्टीरिया वो होता है जो स्टेन को होल्ड नहीं करता। लेकिन ये तो बताता ही नहीं है कोई कि भाई ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो ये कारण मेरे को जरूर बताना, इसका रीज़न क्या है बिहाइंड दिस, ये मेरे को जरूर बताना। दूसरा, ये जो पिक्चर हमारे बुक में दे रखी होती है कि एक पर्पल फोटो दे रखी होती है, पिंक, ठीक है, पिंक वाला ग्राम नेगेटिव को दिखाता है, पर्पल वाला ग्राम पॉजिटिव को। तो अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने कोई कलर होल्ड ही नहीं करा तो फिर वो पिंक क्यों दिखा रहे हैं उसको, उसका क्या कारण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम आने वाले वीडियो में। अभी आने वाले लेक्चर में, ये लेक्चर तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को जरूर बताना है। नेक्स्ट हम बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और लेक्चर्स जो होंगे कंटिन्यूटी में तुमको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को ज़रूर बताना, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।